दोस्तों इस पेपर को ध्यान से देखिए। आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा कल होने वाली है, जिसका पेपर आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद मैं कहता हूँ आपका माइंडसेट में सारा क्लियर हो जाएगा कि कहाँ से पर्सन कैसे पर्सन कहाँ से आएंगे और कैसे पर्सन आएंगे इस बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, आपकी जो अर्धवार्षिक परीक्षा है इसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। आज की इस वीडियो को देखने के बाद सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और इसमें से देखो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर देखो 6 और 6 यानी कि 12 नंबर आप फ्री में कैसे ले लेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे, इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं। आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा आपके सिर पे आ चुकी है और आपका कल पेपर है हिंदी अनिवार्य का। आप देख सकते हैं आपके सामने पेपर लेकर आ चुका हूँ। हिंदी अनिवार्य का पेपर है जो कक्षा 12वीं का है और ये 2023-24 का है। ठीक है, ये मॉडल पेपर है, आपके PYQ है। ठीक है दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं अर्धवार्षिक का पेपर है, एज इट इज आपका ऐसा ही पेपर आएगा और इसको कैसे लिखना है, कैसे आपको फ्री में नंबर मिलेंगे, इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं। ठीक है, काफी आसान पेपर है। इसको अगर इस वीडियो को देखते हैं तो मैं कहता हूं कि मेरी तरफ से 12 नंबर आप मेरी तरफ से ले जाना। ठीक है, अभी इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कैसे, लाइव प्रूफ आपको दूंगा कि कैसे लिखना है, टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बताऊंगा कि आप कैसे 12 में से 12 नंबर आप कैसे लेंगे। बाकी और भी आपको आगे बताऊंगा कि कैसे नंबर आपको लाना है और पेपर कैसे लिखना है, सारा कुछ बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसी के साथ आपके सामने देख सकते हैं कि आपका जो हिंदी का पेपर है वो 70 नंबर का रहेगा। ठीक है, 70 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है। आज की इस वीडियो को देखने के बाद 70 में से 70 नंबर लाने का टारगेट रहेगा हमारा। ठीक है, चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो स्टार्ट। इसी के साथ आपको बता दूं कि आपके बोर्ड जो एग्जाम है, अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली एग्जाम है, उसमें आपको देख सकते हैं आपको समय जो है आपके पास टाइम 3 यानी कि 3 घंटे और 15 मिनट आपको यानी कि 3.25 घंटे आपको टाइम मिलने वाला है। और कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं कि सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि क्वेश्चन का लेवल किस प्रकार का रहने वाला है, कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए कि आपके पास 2 पेजेस मिलेंगे जिसको देखकर आपको आंसर करना है। ठीक है, 2 पैराग्राफ मिलेंगे आपके सामने। ठीक है, 2 पैराग्राफ दोनों आपको 6-6 नंबर के होंगे। ठीक है, दोनों पैराग्राफ आपके 6-6 नंबर के होंगे, यानी कि टोटल 12 नंबर के बिल्कुल फ्री के मार्क्स हैं। आप देख सकते हैं 12 नंबर के बिल्कुल आपको देख के अंदर लिखना है। अभी आपको समझाऊंगा कि कैसे लिखना है, देख देख के क्वेश्चन को कैसे करना है। बिल्कुल फ्री के मार्क्स हैं दोस्तों, इसको आसानी से समझना है। और एक आपको पद्यांश मिलेगा। ठीक है, आपको एक गद्यांश मिलेगा। ठीक है, ये गद्यांश में आपको वर्णन, एक पैराग्राफ होता है उसको देखकर लिखना होता है, लाइन टू लाइन मैच कराकर आपको आंसर लिखना होता है। और दूसरा आपको पंक्तियां मिलेगी। ठीक है, जैसे कोई कविता है उसकी कुछ पंक्तियां मिल जाएगी, उसका थोड़ा उसको समझना होगा, अपने माइंड को उसका अर्थ अपने आप को समझना होगा। ठीक है, उसके अंदर से आंसर निकाल कर लिखना है। कैसे लिखना है अभी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, ये देख सकते हैं इस प्रकार के आपके सामने पैराग्राफ आएगा, पद्यांश और गद्यांश 2 आएंगे। ठीक है, दोनों 6-6 नंबर के होंगे। इस प्रकार के आपके टोटल इसमें 6 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 6 के 6 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होने वाला है। इस प्रकार 6 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएंगे और 6 नंबर यानी कि जो ये पंक्तियां आएंगी आपकी 6 नंबर की, ये पंक्तियां आ जाएगी, इनमें से भी 6 क्वेश्चन पूछेंगे। 6 के प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होने वाला है। ठीक है, इस प्रकार 12 क्वेश्चन आपको बिल्कुल फ्री के मिलने वाले हैं। इस प्रकार का आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 6 क्वेश्चन यहाँ पर 1 से लेकर 6 क्वेश्चन आपको ये कंप्लीट हो जाएंगे। इसी के साथ आपके सामने आएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि एबीसीडी वाले क्वेश्चन आएंगे आपके बुक्स में से, दोनों आपकी जितनी बुक है और दोनों बुक्स में से आएंगे। ठीक है, जिसमें आपके जो दोनों गद्यांश और पद्यांश दोनों में से पोर्शन में से MCQ आएंगे और जो एक आपकी दूसरी ऑप्शनल बुक है उसमें से भी आपके यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे और थोड़ा व्याकरण से भी यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के आपके 6 क्वेश्चन आएंगे। टोटल आपका 6 नंबर का वेटेज रहने वाला है। ठीक है, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 नंबर के आपके एबीसीडी वाले क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, इसी प्रकार रिक्सान आपके सामने पूछे जाएंगे 6 नंबर का। यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 6 और ये एबीसीडी वाले 6, ये 12 नंबर का मैटर ये यहाँ पर बड़ा है। ठीक है, ये थोड़ा आपको याद होने वाला चाहिए और जो पैराग्राफ है वो बिल्कुल आपको देख लिखना है। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे जिसे आपको 6 क्वेश्चन और मिलेंगे। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन आपको 1 नंबर का होगा। ये आपके बुक्स में से और आपके व्याकरण में से पूछे जाएंगे। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा। आप पर देख सकते हैं 6 क्वेश्चन होंगे और 1 नंबर का क्वेश्चन होगा। 6 क्वेश्चन होंगे 1-1 नंबर का। ठीक है, इसी प्रकार आपको 2-2 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे, कुल 5 क्वेश्चन मिलेंगे। इस प्रकार आप देख सकते हैं आपके बुक्स में से उठाए जाएंगे। ठीक है, काफी आसान होंगे, काफी बिल्कुल आसान है। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे लिखना है। ठीक है, इसके बाद आपको 3-3 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे, 5 क्वेश्चन। ठीक है, वो जो कि आपको ऑप्शनल में मिलेंगे अथवा में मिलेंगे। ठीक है, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करेंगे, आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, दोनों में से कोई एक करना है। टोटल आपके 5 क्वेश्चन करने, टोटल आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें से 5 करने हैं।
तो ये 5 क्वेश्चन होने वाले, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, अभी मैं समझाऊंगा कैसे लिखना है, क्या कुछ रहने वाला मैटर इसका। इसी के साथ फिर आपको लास्ट में आपको मिलेगा जिसमें आपको प्रसंग व्याख्या देखने को मिलेगी। ठीक है, लास्ट में आप देखेंगे दोस्तों आपको 2 फिर से प्रसंग व्याख्या मिलेंगी, 6 नंबर की होंगी, दोनों ऑप्शनल में मिलेगी। दोनों में से कोई एक करना है, या तो ये करेंगे या इनमें से कोई एक करेंगे। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है 6 नंबर का। इसी का दूसरा क्वेश्चन है वो भी 6 नंबर का, ये भी प्रसंग व्याख्या करनी है इसकी भी। ठीक है, ये भी 6 नंबर का, यानी कि 6 और 6 ये 12 नंबर ये आपके सामने सीधे पड़े हैं। प्रसंग व्याख्या आपको कवि और लेखक का परिचय, नाम वगैरह आपको याद होना चाहिए, उसकी कविता का नाम याद होना चाहिए, किस कविता से पंक्तियां ये उठाई गई हैं। ठीक है, इसी के साथ लास्ट में आपको एक मिलेगा निबंध। ठीक है, निबंध आपको मिलने वाला है। लास्ट में मैं बताऊंगा कि कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट निबंध है जो आपके बोर्ड एग्जाम में अर्धवार्षिक में आ सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपके टोटल 70 में से 70 का ये मैटर रहने वाला है, इसको अच्छे से समझना है। ठीक है, चलिए मैं इसको आंसर आपको कंप्लीट 1 बाय 1 आपको बता देता हूं। चलिए, और क्वेश्चन का लेवल क्या रहने वाला है उसको हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में सीखने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले आप देख सकते हैं फ्री के मार्क्स आपको बता देता हूं कि कैसे मिलेंगे आपको। ठीक है, फ्री के मार्क्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यहां पर देखेंगे तो आपके सामने यहां पर लिखा है 6 नंबर। ठीक है, ये 6 नंबर का पैराग्राफ आएगा आपके सामने। ठीक है, कि आपके जो 6 और 6 नंबर के यानी कि टोटल 12 मार्क्स आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाले हैं। इसमें आपको याद करके कुछ नहीं जाना है। अगर आप कुछ भी याद नहीं करते हैं मान लीजिए, फिर भी आप 12 नंबर फ्री में मिलने वाले हैं। आपको कैसे मिलेंगे आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं। चलिए, आपके सामने आप देख सकते हैं इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आएगा आपके सामने, और इसी के साथ जो आपको 2 पैराग्राफ मिलेंगे। एक तो आपको पैराग्राफ मिलेगा जिसके अंदर ये सारा बड़ा सारा मैटर लिखा होगा, इसमें से आपको क्वेश्चन को ढूंढ ढूंढ कर लिखना है, और काफी आसान है दोस्तों, बिल्कुल फ्री के मार्क्स हैं। आपको देखो कैसे लेना है, यानी कि आपके सामने बुक पड़ी है उस प्रकार से आपको लिखना है। मान के चलिए कि आपके सामने बुक पड़ी है और उसमें से आंसर ढूंढ ढूंढ कर लिखने हैं। फ्री के मार्क्स है दोस्तों, 6 के 6 नंबर। अभी आपको बता देता हूं, चलिए शुरू करते हैं। यहां पर आप देखेंगे एक पैराग्राफ आपके सामने गद्यांश है। ठीक है, इसे पढ़कर हमें आंसर देना है। ठीक है, और दोस्तों इसको मैं पूरा पढ़ूंगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा ज्यादा। ठीक है, और हो सके तो ये सेम टू सेम तो हमेशा आता ही नहीं है, आप इतने समझदार हैं। ठीक है, लेकिन आपको समझा देता हूं कि आंसर कैसे लिखना है। ठीक है, मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन है कि यहाँ पर देखेंगे आपको एक पैराग्राफ मिला, यहाँ तक इसको पढ़ना, पहले इसको 1 से 2 से 3 बार आप पढ़ लेंगे ऐसे। ठीक है, अच्छे से इसको पहले पढ़ लेना। ठीक है, फिर आप स्टार्ट करना। आपका पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है, आप देखेंगे स्वाधीनता को लेकर लेखक ने क्या विचार अभिव्यक्त किया। अब इस क्वेश्चन को कहां से फाइंड करना है, इसी में से। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि लेखक ने, ये आप देख सकते हैं लेखक ने स्वाधीनता के बारे में क्या कहा है। ठीक है, ये इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल देख सकते हैं आपके इस पैराग्राफ के पहली लाइन में आप चेकआउट करेंगे, पहली लाइन में आपको मिल जाएगा, यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, स्वाधीनता मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। मनुष्य तो क्या सृष्टि के छोटे बड़े सभी प्राणियों का भी ये अधिकार समान रूप से प्राप्त है। बस यहां तक आप लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां पर फिर से देखिए, फर्स्ट लाइन में आपको आंसर मिल गया। फर्स्ट लाइन में आपको 1 से 2 लाइन के बीच में ही लिखना है, इससे बड़ा कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि आप देख सकते हैं आपके इस क्वेश्चन के सामने देखो कितने नंबर का मार्क्स का वेटेज है, 1 नंबर का, यानी कि 1 नंबर का आपका क्वेश्चन रहने वाला है। टोटल 6 क्वेश्चन है, 6 के 6 क्वेश्चन आपको 6 नंबर के मिलेंगे। ठीक है, तो आपको 6 क्वेश्चन सारे हैंडल करने हैं। कैसे करने हैं आपको फटाफट बता देता हूं। यहाँ पर देखिए 1 से 2 लाइन के अंदर आपको लिखना है। ठीक है, इसी प्रकार आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, पराधीनता को लेखक ने क्या कहा है। ठीक है, पराधीनता के बारे में लेखक ने पूछा है, पराधीन के बारे में, यानी कि आप देख सकते हैं तीसरी लाइन में आप चेकआउट करेंगे, यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से लेकर आप देख सकते हैं पराधीनता के बारे में लेखक ने क्या कहा, यानी कि एक प्रकार से ये शब्द के बारे में विचार पूछ रहा है, और ये सारा आंसर आपको इसी पैराग्राफ में ही मिलेगा। ठीक है, आप चेकआउट करेंगे, पराधीनता में प्राणी की प्रवृत्तियां कुंठित, यानी कि दोस्तों आपको एज इट इज उठाकर नहीं लिखना, बस इतना ध्यान रखना। ठीक है, हो सके तो आप लाइनें मैच करा सकते हो, आपका सारा आंसर अगर मन से नहीं लिखा जा रहा है तो आप लाइन लिख सकते हैं, आपका क्वेश्चन आंसर बिल्कुल सही होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर 100 में से 100 आपको % सिक्योर मार्क्स करना है तो बिल्कुल मैं कहता हूं कि आप अपने मन से बनाकर लिखना, इसमें से ढूंढकर ही लिखना है। ऐसे नहीं कह रहा हूं कि अपने मन से कुछ भी लिख देना, लेकिन इनमें से थोड़ा चेंज करके लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है पराधीनता, पराधीनता का मतलब होता है पर अधीन, मतलब किसी दूसरे के अधीन में काम में रहना या किसी की गुलामी के अंडर में रहना। ठीक है,
तो गुलामी में दोस्तों हर प्राणी, मनुष्य हो चाहे जीव जंतु हो, सभी की प्रवृत्तियां कुंठित हो जाती हैं, यानी कि जितने भी उनके गुण हैं वो एक प्रकार से नष्ट हो जाते हैं ना। हम गुलामी करेंगे तो हमारे जो गुण है, पर्सनल हमारे गुण है, क्वालिटीज है, वो नष्ट हो जाएगी एक प्रकार से। तो इस प्रकार अपनी अपनी भाषा में बनाकर लिखेंगे 1 से 2 लाइन के अंदर, तो आपका क्वेश्चन काफी अच्छा बन जाएगा। ठीक है, इसी के साथ मैं क्वेश्चन 3 की ओर बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 आप चेकआउट करेंगे यहाँ पर। तोता अपने पंखों और सिर को बार बार पिंजरे से क्यों टकराता है। ठीक है, ये एक प्रकार का एक ऐसा पैराग्राफ है जिसमें पराधीनता के बारे में बताया गया है कि यानी कि एक स्वतंत्रता और किसी के अधीन में रहने में क्या फर्क है, उसके बारे में बताया गया। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा सब कुछ। ठीक है, लेकिन आपको बता देता हूँ फटाफट इसके आंसर। ठीक है, यानी कि तोता अपने पंखों से सिर बार बार पिंजरे पर टकराता क्यों है, तो इसका आंसर कहां से मिलेगा, इसी के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, आप चेकआउट करेंगे तीसरा क्वेश्चन। दोस्तों एक बार आप ये लाइन पढ़ेंगे, यहां पर आपको साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, सोने के पिंजरे में बंद तोता कभी सुखी नहीं रहता। ठीक है, यानी कि पिंजरा भले ही सोने का हो लेकिन वो एक प्रकार से गुलामी तो है ना, तो इसी प्रकार से तोता भी सोने के पिंजरे में भी खुश नहीं है। ठीक है, तो इसी भावना से अनुप्राणित होकर वह अपने पंख और सिर बार बार पिंजरे से सलाखों से टकराता है। ठीक है, ये यहीं से एक क्वेश्चन बन गया। इसको हम कैसे लिखेंगे, आप लिख देना कि तोते का उदाहरण देकर लेखक ने स्वाधीनता के महत्व को बताया है, और इसी प्रकार की एक तोता पिंजरे को तोड़कर खुले आसमान में उड़ना चाहता है, यानी कि वो अपनी आज़ादी चाहता है। ठीक है दोस्तों, तोता भले ही सोने में रख दो, सोने के पिंजरे में रख दो, लेकिन फिर भी वो एक प्रकार से गुलामी तो है। ठीक है, ये इसका डीप मैसेज है एक प्रकार से, अगर आप समझो तो। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन इसी प्रकार के आपको मिलेगा। ठीक है, लेकिन आपको एज इट इज लाइन उठाकर नहीं लिखनी है, आपको अच्छे से मन से बनाकर लिखना है, क्वेश्चन के अर्थ को समझते हुए लिखना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखें काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने। निर्जीव और यहाँ पर 1-2 शब्द आएंगे, निर्जीव और अनाधिकारी, इनके विलोम शब्द लिखने हैं। ठीक है, विलोम शब्द हमें इसी पैराग्राफ के अंदर ही मिलेगा। ठीक है दोस्तों, पैराग्राफ के अंदर ही मिलेगा। तो सबसे पहले आपको ये तो पता ही होगा कि निर्जीव का विलोम शब्द क्या होता है, सजीव होता है। ठीक है, लेकिन आपको पैराग्राफ के अंदर कहाँ मिलेगा, आप स्वयं देख सकते हैं। पैराग्राफ के अंदर जाएंगे, पैराग्राफ के अंदर आप चेकआउट करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं पैराग्राफ के अंदर सजीव मिल गया। ठीक है, तो यही उसका विलोम शब्द हो जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार ये जो शब्द है अनाधिकारी, ठीक है, इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं अधिकार शब्द आया हुआ है। ठीक है, ये एक शब्द आया हुआ है, इसी का ही विलोम शब्द है, तो हमारी को पैराग्राफ के अंदर ही मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार आपके अच्छे क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। आपको 6 में से 6 सभी हैंडल करके आने हैं, आपके सभी में से 1-1 मार्क्स जोड़कर आपके सारे मार्क्स का वेटेज बढ़ता है। ठीक है, तो ये पैराग्राफ तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, फ्री के मार्क्स हैं। और लास्ट क्वेश्चन आपका काफी इंटरेस्टिंग है, इसमें तो आपको नंबर कटने ही नहीं चाहिए। ठीक है, ये देखो, उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक, यानी कि इसका टाइटल क्या रहने वाला है, यानी कि इसका शीर्षक जो है, इसकी हेडिंग का नाम क्या होने वाला है। ठीक है, तो आप अपनी मन मर्जी से इसको पढ़कर आपका अलग पैराग्राफ आ सकता है, लेकिन अपनी मन मर्जी से सोचकर इसका जो किस विषय के ऊपर बात की जा रही है वो नाम आपको लिखना है। जैसे इस पैराग्राफ में हम मान सकते हैं कि इसके अंदर स्वाधीनता के बारे में बात की गई है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वाधीनता के महत्व को ज्यादा बताया जा रहा है। यहाँ पर जन्मसिद्ध अधिकार है, जो स्वाधीनता मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, तो स्वाधीनता के बारे में ज्यादा बात हो रही है ना, तो इसी का इनाम आप सीधे लिख सकते हैं स्वाधीनता, इसका शीर्षक है स्वाधीनता। तो आपका 1 मार्क्स आपको बिल्कुल 100% मिल जाएगा। अगर आप और भी चाहें तो अलग से लिख सकते हैं स्वाधीनता एक जन्मसिद्ध अधिकार। ठीक है, इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी कि आपको एक नाम बताना है इस पैराग्राफ का। ठीक है, तो ये आपको नंबर 6 में से 6 नंबर सिक्योर कर लेंगे इस प्रकार। इसी प्रकार दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन एक और आ जाएगा, 2 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 नंबर क्वेश्चन रहने वाला है। इसमें क्या है, इसमें भी सेम टू सेम, इसमें पंक्तियां हैं केवल। ठीक है, ये एक प्रकार से दोहे मान सकते हैं या किसी कविता की पंक्तियां हैं। ठीक है, इसको पढ़कर हमें लिखना है। चलिए क्वेश्चन आंसर बढ़ते हैं, इसके आगे क्वेश्चन है वो मैं आपको बताता हूं। दोस्तों आपके सामने यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सच्ची सेवा का कविता के अनुसार अर्थ बताइए। सच्ची सेवा किसे कहते हैं, यानी कि हमने पिछले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, पिछले पैराग्राफ में आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि पहले इसको पढ़ लेते, पढ़ना होगा सबसे पहले आपको, 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छा इसका अर्थ अच्छा से पता चल जाएगा। ठीक है, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना, और धुएं से सीखो, यानी कि धुआं हमेशा ऊपर उड़ता रहता है। ठीक है, हमेशा ऊंचाई पर नीचे नहीं आता, हमेशा ऊपर ही बढ़ता रहता है। ठीक है, ऊपर चढ़ता रहता है। तो बच्चों को कहा गया है इनकी ऊंचाई पर ही चढ़ना ना, यानी कि नीचे नहीं आना, वो हमेशा धुआं हमेशा ऊंचा चढ़ता रहता है, इससे सीखने की बात की गई है। आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं जल के बारे में, जल धारा से सीखो
आगे जीवन पथ पर बढ़ते रहना, हमेशा यानी कि पीछे नहीं देखना, हमेशा आगे ही बढ़ते रहना। धुएं से सीखो, यहाँ पर एक बात की गई कि धुएं से सीखो, हमेशा ऊंचाइयों को पार करते जानते रहना। फिर देखो सत्य पुरुष के जीवन से सीखो, चरित्र निज गढ़ना, चरित्र निज यानी कि अपने चरित्र को ईमानदारी के साथ अच्छे चरित्र, अच्छे गुणों वाला, सद्गुणों वाला हमें चरित्र को बनाना चाहिए। बस इस प्रकार सा इतना सा फंडा है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्राणी की सच्ची सेवा से क्या अर्थ है, ठीक है। प्राणी की सच्ची सेवा के अर्थ में देखो, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा। तो यहाँ पर सच्ची सेवा किस प्रकार की रहने वाली है उसके बारे में पूछा गया है कि सच्ची सेवा किस प्रकार की सच्ची सेवा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पृथ्वी जो है, इसके अंदर जितने भी जीव जंतु रहते हैं, ठीक है, पृथ्वी के अंदर जितने भी मनुष्य हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे पेड़ पौधे हो, सभी की ये निस्वार्थ भाव से सेवा करती है, ठीक है। तो बस इसी प्रकार से उसकी सेवा का अर्थ है, ठीक है। बस क्योंकि पृथ्वी से हमें वायु मिलती है, जल मिलता है, इसी से अन्न उपजा कर हम अपना पेट भरते हैं, खाना वगैरह यहीं से मिलता है। तो पृथ्वी यानी कि सच्ची सेवा करती है एक प्रकार से, ठीक है। बस क्वेश्चन इतना ही है आपका। दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरे क्वेश्चन देखो सारा कुछ एक साथ ही बता दिया इसमें। देखो, उन प्रतीकों का उल्लेख कीजिए जो प्रेरणादायक हैं। अभी हमने पढ़ा है दोस्तों, अभी हमने पढ़ा है, आप पीछे चलेंगे। क्वेश्चन में पूछा कि उन प्रतीकों को बताइए। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे पृथ्वी से सीखो, तो ये एक प्रतीक हो गया हमारा, ठीक है। नंबर 1 ये प्रतीक हो गया, पृथ्वी से सीखो प्राणी की निस्वार्थ या सच्ची सेवा करना, ठीक है। पहला टॉपिक तो ये हो गया। इसी प्रकार दूसरा है धुएं से सीखो। धुएं से सीखो, हमेशा ऊंचा और ऊंचाइयों को छूते रहना, ऊंचा बढ़ना, ठीक है। तो दूसरा हमारा ये धुआं हो गया, ये आप लिख देना, काफी आसान है। आगे लिख दो जलधारा से सीखो, ये तीसरा प्रतीक हो गया हमारा कि जलधारा से सीखो, हमेशा अपने पथ पर, यानी कि एक प्रकार से कवि कह रहा है कि अपने सामने जितनी बाधाएं आ जाएं, हमें हमेशा आगे ही बढ़ते रहना चाहिए, आगे ही देखना चाहिए, पीछे तो मुड़कर ही नहीं देखना चाहिए, ठीक है। चौथा आप देखें सत्य पुरुष, यानी कि एक महान पुरुष है। चौथा ये प्रतीक हो गया इस प्रकार। इससे देखो आप लिख देना कि एक ईमानदार व्यक्तित्व हमें निर्माण करना चाहिए, इस महान पुरुष से सीखना चाहिए, इस सत्य पुरुष से हमें यह सीखना चाहिए कि हमें अपने अंदर सद्गुणों का विकास करना चाहिए, इस प्रकार से, ठीक है। बस यही आपसे पूछा गया। नॉर्मल आप पहले ये पॉइंट लगा के लिख देना कि एक पॉइंट नंबर पहला प्रतीक हो गया पृथ्वी, दूसरा हो गया ये से धुआं, धुएं से आप एक दो लाइन बना देना, बस एक दो नहीं, बस एक लाइन में आप कंप्लीट कर देना कि धुएं से सीखो, हमेशा ऊपर बढ़ना, पृथ्वी से सीखो। इस प्रकार आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आपका फटाफट बता देता हूं कि क्वेश्चन में आपको नंबर कैसे प्राप्त करने, क्वेश्चन का आंसर कैसे करना, वो भी मैं आपको सिखा रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर देखो सेकंड क्वेश्चन है कि सत्य पुरुष के जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है। सत्य पुरुष से अब जो भी पॉजिटिव बातें हैं ना, वो आप अपने मन से लिख देना, वो भी आपका बिल्कुल सही होगा। तो अगर आप क्वेश्चन को जो आपका पैराग्राफ है, जो पंक्तियां हैं, उसको ना बिना पढ़े भी लिखें तो भी आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। सत्य पुरुष के द्वारा हमें सीखना चाहिए कि अपने गुणों को, सद्गुणों का विकास करना चाहिए, हमें ईमानदारी सा परिचित, अपने ईमानदारी का परिचय देना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार एक दो लाइन लिखेंगे काफी है। फिर देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इस पिछले क्वेश्चन में विलोम शब्द पूछा है, इसमें आपसे पूछा है समान अर्थ, ठीक है। समान अर्थ आप कह सकते हैं कि पर्यायवाची शब्द। धरती का पर्यायवाची शब्द क्या हो सकता है? अभी हमने पीछे पढ़ा है कि पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना, यानी कि पीछे शब्द आया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। सारा कुछ मैटर आपको इस पैराग्राफ के अंदर ही मिलेगा, यानी कि धरती का समानार्थ शब्द कौन सा हो गया? पृथ्वी हो गया, ठीक है। इसी प्रकार हमारे साथ एक और क्वेश्चन पूछा गया है, हमारे सामने एक क्वेश्चन पूछा है अपना। अपना का क्या शब्द हो सकता है दोस्तों? आप सोचिए, अपना का होगा निज दोस्तों, ठीक है। निज जो है वो पैराग्राफ के अंदर आया हुआ है, अभी मैं आपको बता देता हूं। यहां पर देखेंगे दोस्तों निज शब्द आया हुआ है, ठीक है। निज शब्द आया हुआ है, ये तो अपना, निज का मतलब ही अपना होता है, ठीक है, अपना। तो ये एक प्रकार से पर्यायवाची शब्द हो गया या समान अर्थ शब्द, यानी कि समान अर्थ देने वाला शब्द अनेक हो लेकिन अर्थ दोनों का समान है, ठीक है। तो ये होते हैं समान अर्थ शब्द, ठीक है। और पांचवा क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि कविता में कवि किसे संबोधित कर रहा है। कविता में आप देख सकते हैं, मान सकते हैं जो विद्यार्थी है, छात्रों को बारे में संबोधित कर रहा है, यानी कि कवि किसे कह रहा है ना। संबोधित का मतलब होता है कि कवि किसे कह रहा है, तो ये विद्यार्थियों को कह रहा है या जो पढ़ रहा है, तो हम लिख देंगे पाठक या श्रोता, या इस प्रकार से आप लिखेंगे। आपका एक क्वेश्चन, आपका 1 नंबर का मार्क्स आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए कविता में प्राणी, आगे देखिए कविता में प्राणी शब्द किसके लिए प्रयुक्त है? प्राणी यानी कि मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे, धरती पर विद्यमान उन सभी तत्वों के बारे में कहा गया है जिनमें सजीवता का गुण पाया जाता है, तो वो सभी प्राणी है, ठीक है। तो प्राणी के बारे में इतना से लिख देंगे। आपको देखो 6 मार्क्स का पहले वेटे से आपको कवर करा दिया। इस प्रकार के आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, 6 मार्क्स का ये कवर करा दिया। टोटल 12 नंबर का मैटर आपका क्लियर हो चुका है, फ्री के मार्क्स, ठीक है।
तो आपको ध्यान में रखना है, एक तो आपको 2 पैराग्राफ मिलेंगे 6-6 नंबर के अर्धवार्षिक परीक्षा में, ठीक है। इसी के साथ तीसरा क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूं। देखिए तीसरा क्वेश्चन काफी शानदार आने वाला है। तीसरे क्वेश्चन में आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं एमसीक्यू, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? एम पर यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि हिंदी में से हम कह देते हैं बहुचयनात्मक प्रश्न। ओके, आपके बुक्स में से आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। जैसे आपके लेसन है, जैसे पार्ट है, आपके अध्याय हैं, उन्हीं में से यानी कि एबीसीडी वाले क्वेश्चन आपके सामने आने वाले। कितने आएंगे? 6 आएंगे टोटल, ठीक है, 6 आएंगे। और सारा जो प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर होगा, यानी कि 6 क्वेश्चन आपके 6 नंबर के होने वाले हैं। ये भी काफी आसान है, आपने अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो मैं कहता हूं कि ये भी आप सिक्योर कर पाएंगे। काफी आसान है दोस्तों, बिल्कुल घबराना नहीं है। पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखना है, बस आपको हमेशा अपने अंदर शांति बनाए रखना है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है। तीसरे क्वेश्चन का पहला नंबर आपका देख सकते हैं, काले मेघा पानी दे पाठ के अनुसार बालकों की टोली को अपने कौन सी सेना का है? अपने आप को कौन सी सेना का है? यानी कि जो काले मेघा पानी दे पाठ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। आपने क्वेश्चन पार्ट को अच्छे से पढ़ा होगा, लेसन को अच्छे से पढ़ लिया होगा, और उसमें एक बालकों की टोली के बारे में आपको जिक्र मिलेगा, और उन्होंने अपने आप को एक टोली के बारे में कहा है कि अपने आप को किस प्रकार की सेना कहा है। उन्होंने अपने आप को बादल सेना कहा है, या देव सेना, या इंद्र सेना, या मेंढक सेना, ठीक है। सकते हैं पहले क्वेश्चन का आंसर है सी ऑप्शन, ठीक है। सी ऑप्शन यानी कि इंद्र सेना, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। नए राजकुमार के सत्ता संभालने की चपेटाघात में दंगल का स्थान किसने लिया? दंगल का स्थान जो है किसने ले लिया? गोल्फ ने, आप देख सकते हैं आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे इस प्रकार, गोल्फ ने, घोड़ों की रेस ने, फुटबॉल ने, जिम्नास्टिक ने। ओके, उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपको इसका आंसर पता होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं सी ऑप्शन, इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। घोड़ों की रेस ने दंगल का स्थान किसने लिया था, ये क्वेश्चन से पूछा गया है, तो वो राइट आंसर इसका हो जाएगा घोड़ों की रेस ने। ओके, हम आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने कि मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूं, पंक्ति का आशय। अब आप देख सकते हैं इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। इस प्रकार के आपको देख सकते हैं दोस्तों, मैं आपको समझाने के लिए लाया हूं। ये टोटल आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है, 6 क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें से आप देख सकते हैं सिल्वर वेडिंग, सभी का आंसर मैं बताऊंगा, इसका आंसर आप कमेंट करके बताएं अगर आपको पता है। अभी मैं बताऊंगा, लेकिन आपके पास आंसर है तो पहले बता दो, ठीक है। सिल्वर वेडिंग पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या में लिखा गया है? ठीक है, हिंदी की कौन सी विद्या है, यानी कि सिल्वर वेडिंग जो पार्ट है, ये जो हिंदी साहित्य है उसका कौन सी विद्या, यानी कि आत्मकथा है, या निबंध है, या कहानी है, या संस्मरण है, ठीक है। इसमें से कौन सा राइट आंसर है? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। सिल्वर वेडिंग एक प्रकार की कहानी है, ठीक है दोस्तों। हम पीछे क्वेश्चन बढ़ते हैं। शमशेर बहादुर सिंह किस युग के कवि हैं? शमशेर बहादुर सिंह दोस्तों छायावादी हैं, या रहस्यवादी हैं, या प्रगतिवादी हैं, या प्रयोगवादी हैं? तो इसका राइट आंसर आपको, उम्मीद करता हूं कि आपको पता होगा, ठीक है, बिल्कुल आपने याद कर लिया होगा। ऐसे क्वेश्चन ही आपके सामने आएंगे, ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, और आपको इसी से क्वेश्चन आपको भुलाकर रख देंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाए 5वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है प्रयोगवादी, ठीक है, प्रयोगवादी, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। इसी के साथ पतंग कविता में किस छंद का प्रयोग किया गया है? इसमें छंद मुख्यतः दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रखना कि पतंग जो कविता है इसमें किसी प्रकार का छंद का उपयोग नहीं किया गया है। मात्रिक छंद ये भी नहीं होगा, वर्णिक छंद तो है ही नहीं, मुक्त छंद, अकेले मुक्त छंद ये गलत हो जाएगा, लेकिन इसमें छंद मुक्त यानी कि छंद से रहित है, छंदों का प्रयोग इसमें बहुत कम है या है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो छंद मुक्त कवि, इसमें रस का, छंद का प्रयोग किया गया है, ठीक है। अभी आपके सामने मैंने क्वेश्चन दिया कि इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपके सामने क्वेश्चन है कि मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूं, इस पंक्ति का अर्थ क्या है? आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन आपके सामने है, मैं अपने आप से प्रेम करता हूं, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। और दूसरा आपके सामने है कि मैं लोगों से प्रेम संबंध रखता हूं, या तीसरा क्वेश्चन है कि मैं लोगों में प्रेम का संचार करता हूं, यानी कि प्रेम का जो भाव है वो हर व्यक्ति के सामने संदेश भेजता हूं, उस प्रकार का, ठीक है। मैं लोगों को जागृत कर देता हूं, यानी कि उनके अंदर एक वाइब्रेंट कर देता हूं, उनके अंदर अपनी फीलिंग्स को इस प्रकार से वाइब्रेंट कर देता हूं, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। आपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा होगा, बुक में अच्छे से पढ़ा होगा, आपको ज्यादा पता होगा। देखो, मैं लोगों से प्रेम संबंध रखता हूं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए, बिल्कुल राइट आंसर है इसका। आप अपनी बुक से मिलान कर सकते हैं, बकायदा आपको पता होगा यही राइट आंसर है, ठीक है। आपको बता दें इस प्रकार के 6 क्वेश्चन आपको एमसीक्यू मिलेंगे, बिल्कुल आपके बुक से उठाए जाएंगे। ओके, इसी प्रकार आपके सामने आएंगे रिक्त स्थान क्वेश्चन, यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले क्वेश्चन आएंगे। 6 क्वेश्चन आएंगे, ये भी आपको 1-1 नंबर का मिलेगा, और 6 नंबर का वेटेज रहने वाला है रिक्त स्थानों के बारे में, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहला क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें उक्त काव्य में पंक्ति में अलंकार है,
यानी कि यहाँ पर कौन सा अलंकार आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला वर्ण, दो शब्द हैं च और च से शुरू हो रहा है, फिर आगे भी च वर्ण आ गया, ठीक है। तो यानी कि दो समान वर्णों की आवर्ती या पुनरावृत्ति होने के कारण हम उस अलंकार में, उस काव्य में कौन सा अलंकार होने वाला है, तो हम उसका अलंकार है अनुप्रास अलंकार, ठीक है दोस्तों। आप देखेंगे यहाँ पर लिख देंगे अनुप्रास अलंकार, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा अनुप्रास अलंकार, ओके। इसी प्रकार मेरा बेटा तो एकदम शेर है, ओके। आपके सामने एक वाक्य है कि मेरा बेटा तो एकदम शेर है, वाक्य में शब्द शक्ति है। तो दोस्तों शब्द शक्ति को अच्छे से पढ़ लेना, आपके बोर्ड एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों मेरा बेटा तो एकदम शेर है, वाक्य में व्यंजना शब्द शक्ति आएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिख देता हूँ व्यंजना, ओके। शब्द शक्ति आपने अच्छे से पढ़ना है। शब्द शक्ति यानी कि आपने पढ़ा होगा, शब्द शक्ति बता देता हूँ कि शब्द शक्ति किसे कहते हैं, ठीक है। ऐसा वाक्य मान लीजिए, जो वाक्य है वो अपने अंदर से जो एक अर्थ को प्रकट करता है, उसका अर्थ किस प्रकार से प्रकट होता है, यानी कि जो सुनने वाला पढ़ने वाला है उसके सामने अर्थ किस प्रकार से ग्रहण किया जाता है, उसे हम शब्द व्यंजना कहते हैं, शब्द शक्ति कहते हैं, ठीक है। यानी कि उसका अर्थ किस प्रकार से प्रकट होता है। मान लीजिए कोई एक साधारण वाक्य है, जैसे कि राम सेब खाता है, तो इसमें कुछ अलग हमें संदेश नहीं मिल रहा है, कुछ अलग संकेत नहीं मिल रहा है, तो ये साधारण वाक्य हो जाएगा। साधारण यानी कि हम इसे कहेंगे अमीदा। शब्द शक्ति तीन प्रकार की आपको पता होना चाहिए। पहला है अमीदा, दोस्तों आप देख सकते हैं पहला है अमीदा, सीधा नहीं है अभिधा, इसको ध्यान में रखना है। जिसको साधारण वाक्य होता है, जैसे राम सेब खाता है और मोहन साइकिल चलाता है, इसमें कुछ अलग हमें साउंड या इसमें कुछ अलग संकेत नहीं मिलता है, ये सिंपल है, ठीक है। दूसरा हमारे पास हो जाएगा लक्षणा शब्द शक्ति, ठीक है। यानी कि जिस वाक्य के अंदर सामान्य अर्थ से हटकर कुछ अलग अर्थ प्रकट हो रहा हो, उसे हम कहेंगे लक्षणा शब्द शक्ति। यानी कि जैसे मान लीजिए कि आपके सामने एक ऐसा वाक्य आ जाएगा, जैसे मान लीजिए कि राम ने गंगा स्नान किया। अब देखो यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि राम ने गंगा नदी के अंदर डुबकी लगाकर स्नान किया, वैसा नहीं होता। इसमें इसका अर्थ कुछ और निकलता है। गंगा स्नान का यानी कि गंगा से लाया गया जल, जो गंगा के द्वारा जो जल लाया गया है, वो उस जल से उसने स्नान किया है, ठीक है। तो इसका अर्थ देखो कुछ ना कुछ अलग प्रकट हो रहा है, ठीक है। अर्थ कुछ अलग प्रकट हो रहा है, उसे हम कहेंगे लक्षणा शब्द शक्ति, ठीक है। और जो तीसरा है दोस्तों, वो आप देख सकते हैं व्यंजना शब्द शक्ति। इसमें दोस्तों ये जो दोनों है, इनसे दोनों से हटकर यानी कि बिल्कुल कुछ अलग, इसमें आपको मान लीजिए कि इसमें एक प्रकार से मुहावरे या लोकोक्ति उस प्रकार का वाक्य आपको मिलेगा, उसका अर्थ बिल्कुल अलग होगा, ठीक है, वाक्य से बिल्कुल अलग होगा। जैसे मेरा बेटा तो शेर है, अब मान लीजिए कि आपका कोई एक जो बोल रहा है उसका बेटा सच में शेर थोड़ी होगा। एक्चुअल में इसकी बात का मतलब, कहने का मतलब है कि उसका बच्चा एक प्रकार से बहादुर है, निडर है। तो तीसरी शब्द शक्ति हो जाएगी व्यंजना, ओके। व्यंजना यहाँ पर मैंने लिख दिया है व्यंजना शब्द शक्ति, ठीक है। तो तीन प्रकार की व्यंजना शब्द शक्ति, इसको आसानी से अच्छे से पढ़ के जाना, काफी आपके बोर्ड में एग्जाम में आने की बिल्कुल चांस है, ठीक है। आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आएंगे और बोर्ड एग्जाम में तो आएंगे, ठीक है। चलिए तीसरा है आपके सामने परिपत्र के लिए अंग्रेजी परिभाषिक शब्द। आप परिभाषिक शब्द से भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आएगा, रिक्तस्थान आए चाहे एमसीक्यू में से आ जाएगी, ठीक है। तो इसका परिभाषिक शब्द क्या रहने वाला है, इसका परिभाषिक शब्द मैं आपको ऊपर लिख देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे सर्कुलर, ठीक है। सर्कुलर को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, परिपत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सर्कुलर कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसकी मीनिंग लिख देता हूँ सर्कुलर, ओके। सर्कुलर को हिंदी में हम कहते हैं परिपत्र, ठीक है। तो इसका परिभाषिक शब्द हो गया इंग्लिश में, ओके। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। बादल राग कविता के रचयिता कौन है। बादल राग कविता, दोस्तों आपने बादल राग कविता पढ़ी होगी, जो कि लिखी गई है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसका राइट आंसर होगा, इसके अंदर आपको लिखना है। चौथा आप देखेंगे अलंकार तीन प्रकार के होते हैं, एक शब्द अलंकार होता है, एक अर्थ अलंकार होता है, और तीसरा एक अलग रूप होता है, अलग प्रकार होता है, उसका नाम लिखना है। जैसे तीसरा होता है उभय अलंकार, ठीक है। उभय अलंकार ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपको क्वेश्चन करने, टोटल 6 के 6 यूज करने हैं, आपको कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। आपके सारे क्वेश्चन एक एक नंबर से मिलकर बहुत बड़ा वेटेज कवर करता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे 6, ओके। आपके सामने 6 क्वेश्चन आएंगे, वो भी एक एक नंबर के, बिल्कुल आसान होंगे, काफी डीपली इसमें पूछा जा सकता है, लेकिन आपको सारे करके आना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हरिवंश राय की किन्हीं 2 काव्य कृतियों के नाम लिखिए, ठीक है दोस्तों।
हरिवंश राय, अगर आपको बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा ना दोस्तों, फिर भी आप अपने मन से कुछ तो लिख ही देना, ठीक है। आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आधा तो देकर ही जाएगा एग्जामिनर, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना। यानी कि आपके एमसीक्यू आपके 6 क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू वो भी आपके 6 क्वेश्चन आएंगे, रिक्त स्थान वो भी आपके 6 क्वेश्चन आएंगे, और 1 वर्ड के भी वो भी आपके 6 क्वेश्चन आएंगे। 6 यानी कि 12 18 क्वेश्चन आपके ये 1 वर्ड वाले होंगे, ठीक है। 1 नंबर वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। और 12 नंबर आपके पेसिस के हो गए, ठीक है। इस प्रकार आपको पता होना चाहिए, इस प्रकार का आपका लेवल रहने वाला है। ये सब 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे। आप देख सकते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, 5 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 10 नंबर का वेटेज यहाँ रहने वाला है, ठीक है। दोस्तों वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। दोस्तों आपके सामने 5 क्वेश्चन आएंगे, इसी प्रकार आप देख सकते हैं 5 क्वेश्चन आएंगे 3-3 नंबर के, ठीक है। जैसे ये आपको ऑप्शनल में मिलेंगे, ठीक है। इनमें से कोई एक करना है। पहलवान की ढोलक आएगा और बजारूपन से क्या तात्पर्य है, इसका कंप्लीट आपको लिखना है। 3 नंबर के अंदर आपका क्वेश्चन है, इन दोनों में से कोई एक करना है। फिर लास्ट में आपको मिलेगा 21 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। या अथवा में आपको एक और मिल गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या है कि विज्ञप्ति पूछा गया, ठीक है। विज्ञप्ति हमारे चैनल पर जाएंगे आपको आसानी से मिल जाएगी, डागला क्लासेस चैनल पर, ठीक है। इसी के साथ आप लास्ट में आप और देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन मिलेगा, ये आपको पैराग्राफ मिलेगा। इनमें से कोई आपको एक करना है, इसकी सप्रसंग व्याख्या करनी, ठीक है। देख, और लास्ट में आपको मिलेगा एक निबंध आ जाएगा, ठीक है। निबंध को आपको सबसे लास्ट में लिखना है। टाइम मैनेजमेंट का आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। चीजें ध्यान रखना है। ये आपके 3 आपके निबंध आ जाएंगे। मैं अभी इस वीडियो में तो बता नहीं सकता क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो चुकी है। दोस्तों ये था आज का अर्धवार्षिक पेपर। आपको कैसा लगा, इसमें कुछ डाउट रह गए हैं तो आप आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके रिलेटेड डाउट आपको मैं अभी अब बता दूंगा, ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए बेस्ट ऑफ लक। आपकी तैयारी में से अच्छे में से अच्छा मार्क्स आप लेकर आए, ऐसी मैं दुआ करता हूं भगवान से, ठीक है। फिर मिलूंगा एक खास टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय।